हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। मैं सुभाष समता, फिजिक्स लेक्चरर, शेखावटी एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वही कक्षा 12 की फिजिक्स एनसीईआरटी बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है वो चल रहा है। हमने पीछे लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा है यंग का द्वितीय प्रयोग। आज हम जो यंग के द्वितीय प्रयोग के द्वारा हम पर्दे पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बना है और उसमें जो फ्रिंजें बनी है उन फ्रिंजों की हम चौड़ाई याद करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, तो आइए मेरे साथ वन बाय वन। ठीक है, एक मिनट। हमने थोड़ी चर्चा की थी कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है जी, कि दो क्रमागत चाहे तो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो उन फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है उसी को बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई, और फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, हम संपोषी मतलब दीप्त फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे और अदीप्त की निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या है सिस्टम, तो आप देखिए डेरिवेशन चलने वाला क्या डायग्राम वगैरह। तो देखिए यहाँ पर लिखने वाले दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों, परिभाषा लिख देते हैं। दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तथा इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका, एक मिनट थोड़ा ये तो सही नहीं बना, ये ठीक है, ये आपका आयताकार गत्ता है, आयताकार गत्ता M है, और ये आपका यहां से ये एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये बिंदु आपका O है, इसके ऊपर और नीचे बराबर दूरी पर ये मान लें 2 है, ये सिट। ठीक है, एक तो है S1 और एक है S2। ठीक है जी, हाँ, और इनकी जो बीच की दूरी है इसको स्मॉल b से लिखा जाता है, इनकी दूरी की बीच की दूरी है इसको स्मॉल d से लिखा जाता है। यहां से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है जी, सॉरी हाँ पर्दा है, स्क्रीन है। ठीक है, ये देखो थोड़ा खींचा है यहाँ पर, तो ये यहां पर आ जाएगा पर्दा स्क्रीन। ठीक है, और ये बिंदु आपका ओडेस ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारे इस पर्दे पर बनी है जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं उनके हम कुछ कंडीशंस फॉर्मूले वगैरह निकालेंगे। एक हम क्या करेंगे, यहां से y दूरी पर, ठीक है, जैसे ये अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष मान लेते हैं, तो ऊपर एक y दूरी पर हम बिंदु लेंगे, वहां P लेंगे, और उस बिंदु P पर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दीप्त बने तो क्या है, अदीप्त बनेगी तो क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, और उसकी ये दूरी आपकी क्या आएगी जी, y ले ली।
अब इस बिंदु वाई पर S1 जो आपका स्लिट है उसकी वजह से जाने वाली प्रकाश तरंग, तो वो हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसी प्रकार S2 से भी जाने वाली है, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हैं S1P और S2P, इनमें देखो S2P बड़ी है, मतलब इनमें थोड़ा सा पता अंतर है जी, ठीक है। और एक को हम यहां से, ठीक है, ये हो गया, और यहां से एक लंब डाल देंगे हम लोग, ठीक है जी। और ये आपका, ठीक है जी, ये साहब इसकी रचना है। अब ये कोण जितना है उतना ये कोण है, ठीक है, आई बात समझ। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। और ये जो दूरी है, ठीक है जी। और जो ये आपका सेंटर है, यहां पर हमेशा दीप्ति बनने वाली है, क्या बनने वाली है, दीप्त। आई बात समझ। ओहो, आज तो काफी दूर दूर तक क्या मामला है, ठीक है। तो ये अब मैं यहां पर थोड़ी मैं थ्योरी लगा देता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये है, हम थोड़ा सा लिख सकते हैं यहां पर, ये आपका, ठीक है, ये आपका पथांतर है, आई बात समझ में, ठीक है जी। अबे करते हैं हम लोग S1 व S2, यार लिख देता हूं मैं S1 व S2, प्रकाश स्रोतों से S1 व S2 से, S1 व S2 प्रकाश स्रोतों से, प्रकाश स्रोतों से बिंदु ओडेस पर पहुंचने वाली, बिंदु ओडेस पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर का मान 0 होता है, मध्य पथांतर का मान अब देखो ये बिंदु ओडेस है, ये और है। हमने देखो आप याद करो, हमने जो व्यतिकरण की, हमने जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ा था, वहां पर हमने याद करें आप, जैसे कालांतर है तक संपोषी व्यतिकरण के लिए 5 बराबर 2n5, मतलब 5 बराबर 0 2 5 4 5 6 5 डॉट ऐसे हो, यानी दो प्रकाश तरंगों के मध्य अगर इन ये कालांतर है तो उनके दर्पण से संपोषी व्यतिकरण बनने वाला है। अब हमने पढ़ा था एक पथांतर, अगर पथांतर आया था मतलब डेल्टा एक्स बराबर आया था एन लेमड़ा, अगर मान लीजिए पथांतर 0 है, लेमड़ा है, 2 लेमड़ा है, 3 लेमड़ा है, 4 लेमड़ा है, इस प्रकार से आया था, मतलब 0 है, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण बनने वाला। अब देखो S1 और S2 के कारण इस बिंदु ओडेस पर पहुंचने वाली है, तो मैं आपको जैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव मिलाता हूं, यहां पे मिलाता हूं, तो इनके बीच में जो पथांतर आने वाला वो 0 आने वाला है। इसका मतलब है कि जो ये सेंटर बिंदु है, पर्दे का सेंटर बिंदु ओडेस, वहां पर हमेशा हमेशा चमकीली दीप्त फ्रिंज ही बनेगी। चमकीली बोल दो चाहे दीप्त बोल दो, बात है की, ठीक है। तो देखो ये इसलिए पर्दे के बिंदु ओडेस पर, इसलिए पर्दे के बिंदु ओडेस पर हमेशा सदैव डीप फ्रिंज पर, ओडेस पर सदैव डीप फ्रिंज प्राप्त होती है। डीप फ्रिंज प्राप्त होती है, पूर्ण विराम, पर्दे के बिंदु ओडेस से, पर्दे के बिंदु ओडेस से
y दूरी पर स्थित से y दूरी पर स्थित बिंदु P पर y दूरी पर स्थित बिंदु P पर व्यतिकरण का अध्ययन करना है। बिंदु P पर व्यतिकरण का अध्ययन करना है। ठीक है। S1 व S2 प्रकाश स्रोतों से S1 व S2 प्रकाश स्रोतों से बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश स्रोतों से बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों द्वारा बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों द्वारा तय की गई दूरी क्रमशः द्वारा तय की गई दूरी क्रमशः S1P व S2P होती है। ठीक है। और यहां S2P इज ग्रेटर देन S1P। ठीक है। अतः दोनों प्रकाश तरंगों के मध्य दोनों प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु S1 से S2P पर लंब S1 ए ले लेते हैं। यहां पर बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से S1 ए ठीक रहेगी। ठीक है ना। S2P पर लंब S1 ए डालते हैं। S1 ए। ठीक है। अतः दोनों प्रकाश तरंगों के मध्य यदि दोनों प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा एक्स हो तो अब डेल्टा एक्स है। अब देखो डेल्टा एक्स को तो कैसी क्या पूरी S2P में से S1P में लेस कर दूं तो ये बचेगा हो तो डेल्टा एक्स क्या मिलने वाला है जी। डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा S2P माइनस S1P आने वाला साहब। अब देखो चूंकि S2P बराबर क्या आएगा। अब S2P को क्या लिखता हूं मैं S2A प्लस AP। तो यहां हम लिख देंगे S2A प्लस AP। ठीक है जी। अब देखो हो गया यहां पर। अब देखो चूंकि अब जो AP है वो S1 के बराबर है। चूंकि AP लगभग है S1P के बराबर। अब देखो ये S2P का मान मैं यहां रखूंगा। अब देखो इसलिए डेल्टा एक्स बराबर देखो S2P के मान तो S2A प्लस AP माइनस S1P। लेकिन AP का मान तो किसके S1P के बराबर है। या डेल्टा एक्स बराबर क्या आने वाला है S2A प्लस S1P माइनस S1P। ये से कैंसिल तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा S2A आगे सब। ठीक है जी। इसका लगा देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। कर तो नहीं रहा है। ओहो नहीं करना वाला। आराम से पढ़िए आराम से। ठीक है। अब देखो आ गया। अब ले लेते हम त्रिभुज ले लेते हैं S1 S2 A से। तो देखिए त्रिभुज S1 S2 A से साइन थीटा और टेन थीटा का आपने नाम सुना है। तो देखो
यहां पर S1 S2 A से, तो साइन थीटा बराबर क्या आने वाला है, साइन थीटा बराबर वही लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने ये पूछा लंब, तो ये आ जाएगा आपका S2 A, कर्ण ये 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये क्या आएगा S1 S2, ठीक है। या देखिए साइन थीटा बराबर क्या मिलने वाला हमारे को S2A हमने निकाला है, क्या आएगा डेल्टा एक्स, तो ये आ गया आपके पास डेल्टा एक्स बटे, और ये क्या आपके पास S1 S2 आपके पास है स्मॉल d, क्या है जी स्मॉल d है साहब। अब देखो यदि थीटा अति अल्प हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही, तो यहां से हमारे को क्या मिलने वाला है थीटा, तो थीटा हमारे को मिलने वाला है डेल्टा एक्स बटे डी, ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2 आ गया साहब आपका, क्या आ गया जी समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत मस्त देखो थोड़ा सोच लेता हूं। अब आप पूछ रहे हैं कि सर ये कौन थीटा कैसे है, ये कौन थीटा कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो इस बिंदु को पकड़ो आप, कोई लॉजिक बताऊं आपको, इस बिंदु को पकड़ो यहां से और इसको धीरे धीरे नीचे लाओ, तो ये बिंदु धीरे धीरे यहां पर आ जाएगा S2 के आसपास, भाई ये S2 है यहां पर आपका, ठीक है, और ये आपका है S1, ठीक है। अब इस बिंदु P को पकड़ के धीरे धीरे लाओ, तो जैसे जैसे आप इसको नीचे लाओगे तो ये थीटा भी आपका कम होता जाएगा, ये थीटा, और ये बिंदु A है यहाँ पर, तो ये भी थीटा कम होता जाएगा। इसको वापस ले जाओगे तो ये जैसे जैसे बड़ा होने वाला है, तो ये भी बड़ा होने वाला, कि बिंदु A देखो ऐसे से दूर जाने वाला, ठीक है, तो ये आने वाला है, ठीक है। और बाकी कोई ज्यादा स्पेशल है नहीं, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको मैं थोड़ा आगे और कर लेते हैं जी। साके डुक लगा दिया, और सर्दी और देखो थे, ठीक है ना। अब देखो इको के मुताबिक इको कोई मतलब नहीं को, तो थोड़ी बहुत इसकी जरूरत होगी हमारे को। अब देखो आगे लगाओ आप, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो थोड़ा सा आपको ये अक्सर थोड़े दाएं बाएं मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास जैसी भी सुविधा है उसके जरिए हम करने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है जी। हाँ, तो इसी प्रकार एक त्रिभुज और लेते हैं OOP में, तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, तो सॉरी यहां लिख देते हैं, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OOP में, तो ये आ जाएगा आपको tan थीटा, तो थीटा लंब बटे और देखिए लंब क्या है जी आपका यहाँ पर OP बटे आधार क्या है जी आपका OOS, ठीक है। या तो देखिए tan थीटा, तो OOP तो एक दिन ये y, ठीक है, और OOS कितनी है OOS, तो एक दिन ये d, ठीक है। अब देखो यदि थीटा अति अल्फ हो तो tan थीटा ना वो थीटा के बराबर ही है साहब, तो यहां पर लिखेंगे क्या आएगा थीटा बराबर क्या आएगा y बटे, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखो y बटे क्या आएगा y बटे d, ये समीकरण नंबर आ गया आपका 3, माफ कीजिएगा, क्या आ गया जी आपका 3 आ गया, ठीक है। अब देखो हाँ, अब देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये 2 आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत बात। तो समीकरण ये 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से देखो ये भी थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डी, ये भी थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है आपका कि डेल्टा एक्स अपॉन डी बराबर ये वाई अपॉन कैपिटल डी, आ गया साहब। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, यहां से हमारे को क्या मिलने वाला है वो देखिए आप, यहां से पथांतर का भी सूत्र मिल जाएगा, और पर्दे के मध्य बिंदु से, जहां दीप्त फेज बिंदु से, सेंटर बिंदु से उस बिंदु P की भी दूरी मिलेगी। तो देखिए यहां से क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको डेल्टा अक्स, तो डेल्टा अक्स डी से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा वाई डी अपॉन कैपिटल डी, एक तो ये आ गया साहब आपका, ठीक है। या फिर यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आने वाला है, डेल्टा अक्स, ठीक है, डॉट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो ये साहब बहुत ही शानदार, और इसको समीकरण में लगा देते हैं 5, ठीक है, कितना नंबर लगा देते हैं, समीकरण नंबर, ये आ गया साहब आपका, आई बात समझ में। अब देखो स्पेशल विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, यहां लगाएंगे हम विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास, एक नंबर लगा के लिखेंगे दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। यहां लिखेंगे माना पर्दे के बिंदु P पर NV, माना पर्दे के बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बनती है, माना पर्दे के बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज बनती है, तो बनती है, जिसकी, ऐसे लिख लेते, बनती है जिसकी बिंदु ओडे से दूरी yn है, अतः समीकरण 5 से, तो yn बराबर क्या आने वाला जी, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो, चूंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या लिखेंगे, दीप्त फ्रिंजों के लिए या एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, क्योंकि एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या आएगा जी, एन लेमडा, ये आने वाला है। अब ये वैल्यू हम रखेंगे यहां पर, तो वाई एन बराबर देखो क्या आने वाला है, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आएगा समीकरण नंबर आपके 6, क्या आएगा जी, समीकरण नंबर 6 आने वाला साहब, आई बात समझ में। अब देखो यहां लिखेंगे इसी प्रकार हमने क्या लिखा है, इसी प्रकार माना पर्दे के बिंदु P पर, इसी प्रकार यदि पर्दे के बिंदु P पर n+1v दीप्त फ्रिंज बनती हो तो एनवी दीप्त फ्रिंज बनती हो तो क्या आएगा जी, yn+1 बराबर क्या आएगा, यहां पर देखो तो यह आ जाएगा आपका n+1 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 7, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया साहब, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखा समीकरण 2 और 3, यहाँ पर समीकरण 2 था हमारे पास, थीटा बराबर था, ये था आपके थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर समीकरण 3 में क्या है, थीटा बराबर वाई अपॉन डी, ये दोनों थीटा बराबर है, तो हमने इसको
तुलना कर दी इसकी, तो क्या मिल गया, ये दोनों बराबर है, ऐसे समझे आप। तो डेल्टा स्मॉल डी बराबर वाई अपॉन कैपिटल डी। अब देखो जी, मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है या फिर पथांतर की वैल्यू, तो यहाँ से वाई वाली बेटर रहेगा, पथांतर की वैल्यू हम निकाले वाई डी, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। पता नहीं चाहिए कि डी स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या, सारा ऐसा। अब यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे आप डेल्टा एक्स डॉट डी इंटू स्मॉल डी, ये समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बिंदु स्पेशल स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन है कि डिप्थ बिंदु की फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र क्या आएगा। तो मान लें कि माना कि पर्दे के बिंदु पी पर एन वी डिप्थ फ्रेंच दी है, ठीक है। तो चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं कि एन वी डिप्थ बिंदु के लिए जो आपका पथांतर है वो डेल्टा एक्स होता है एल लेम्डा, या फिर हमने क्या किया कि बनती है जिसकी बिंदु ओडे से दूरी वाई एन है, अतः समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में क्या आएगा, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। अब क्योंकि एन वी डिप्थ फ्रेंच के लिए डेल्टा एक्स बराबर एल लेम्डा, पता नहीं इसका, ये डेल्टा एक्स का मान यहां रख देंगे, तो वाई एन बराबर क्या आएगा, एल लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब मान लीजिए इसी प्रकार बिंदु पी पर मान लीजिए सपोज करो n प्लस 1 भी बने तो बनेंगे, तो वाई एन प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और क्या है, ठीक है, बराबर आएगा n प्लस 1 इंटू लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आएगा समीकरण नंबर 6, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो यहां पर लिखने वाले हैं फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से, ठीक है। तो यह जाएगा फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से, ठीक है। तो क्या होती है जी, बीटा बराबर क्या होगा आपका, मतलब दो क्रमागत डिप्थ बिंदु के बीच की दूरी, यानी जैसे मान लीजिए 5वीं और 4वीं, 7वीं और 6वीं, 9वीं और 8वीं, ठीक है। तो यह जाएगा आपका बीटा बराबर वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। अब वाई एन प्लस 1 देखो ये रहा, यानी समीकरण 7 में, तो क्या मिलने वाला है, एन प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी माइनस वाई एन, ये रहा, तो एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। या बीटा बराबर, ये बीटा बराबर देखो कॉमन क्या आ रहा है जी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, यहां से n प्लस 1 ये माइनस का, तो माइनस का n क्या दिया जी कॉमन आपने, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल, या तो बीटा बराबर क्या आ गया, एक बचा, एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर लगा देते हैं 8, क्या लगा देते हैं, समीकरण नंबर 8, जो कि समीकरण 8 दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। समीकरण 8 दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। अब देखो साहब हो गया ये, ठीक है जी। अब इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, अब लेंगे हम लोग दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई वही आने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना कि पर्दे के बिंदु P पर एन वी या एन डेस भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक मिनट में थोड़ी सही डाल लेता हूं। हाँ जी, अब बताओ, देखो
माना कि ये तो हमारे को ठीक है, माना कि पर्दे के बिंदु P पर NV एदित फ्रिंज बनती है जिसकी बिंदु ओडेस से दूरी y एंड डेस है। अतः हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 5 से, अतः समीकरण 5 से या y एंड डेस हमने लिख लिया। अब देखो ठीक है ना, अब देखो एनवी दीप्त फ्रिंजों के लिए या दीप्त फ्रिंजों के लिए, क्योंकि एनवी एदिप्त या ऐसे नहीं लिखेंगे, समीकरण 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में देखो क्या आने वाला है जी, वाई एंड एस, तो क्या आएगा डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो चूंकि एनवी एदिप्त फ्रिंज के लिए फतांतर, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या है जी, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा वाई 2 है, ये वैल्यू रख देंगे तो देखो क्या मिलने वाली है, तो वाई एन डेस बराबर, तो ये रख देते हैं, तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा वाई, ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर आपका 8 आया है मेरे ख्याल से, तो ये लगा दिया हमने 9, यहां लगा देते हैं। फिर इसी प्रकार यदि बिंदु P पर, इसी प्रकार यदि बिंदु P पर n+1v, बिंदु P पर n+1v एदिप्त फ्रिंज बनती है, इसी प्रकार बिंदु P पर यदि n+1v एदिप्त फ्रिंज बनती है तो समीकरण 9 से तो क्या मिलने वाला है, yn+1 डेस आने वाला है, तो बराबर क्या आएगा, ओ ये कट तो नहीं रहा, कहीं देख लेता हूं, और नहीं करने वाला यार, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। देखिए ये जो आपका ये करें समीकरण 9 से, तो ये तो समीकरण 9 जहां n दिखाई दे रहा है वहां पर n+1 कर देते हैं, तो देखो ये बड़ा कोष्टक 2, तो ये आएगा n+1 फिर -1, ठीक है, ये आ गया लेमडा कैपिटल डी अपॉन ये कर देते हैं 2d, ये समीकरण लगा देते हैं हम लोग, ये लगा देते हैं समीकरण नंबर 10। अब लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है, यहां लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से, तो क्या आने वाला है, बीटा बराबर क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है जी, वाई n+1 डेस माइनस वाई एन डेस, तो n+1 डेस कितना है जी, ये रहा, तो देखो क्या है, कितना है ये, तो 2 इंटू n+1 -1, ये आ गया लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस वाई एन डेस कितना, ये रहा, ये कितना आपका 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन, और ये आएगा 2d। अब देखो इनको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या रहेगा 2n + 2 -1, ठीक है, ये आ गया आपका लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 1, ठीक है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब देखो ये बीटा बराबर यही दिए, अब देखो 2 में से 1 है तो कितना बचा 1, तो क्या रहेगा ये
2n प्लस 1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस ये क्या रहेगा जी 2n माइनस 1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? कॉमन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन ये आ रहा है ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा जी इधर है क्या 2n प्लस 1 माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस माइनस प्लस। ठीक है ये आ गया कॉमन क्या ले लिया लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d तो ये इससे कैंसिल एक रे कितने हो गए 2 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन ठीक है 2 से 2 कैंसिल या फिर बीटा बराबर देखो क्या क्या 2 से 2 कट गया लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये आ चुका है आपका साहब और ये समीकरण नंबर लगा देते 11। ये समीकरण नंबर क्या है जी 11 जो कि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र। ठीक है फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई ऐसे लिख देते हैं फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। ठीक है अब देखो समीकरण एक हमारे पास है 8 एक है ये 11 8 और 11 से क्या लग रहा है कि चाहे दीप्त हो चाहे दीप्त हो उन दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो एक समान रहेगी रहने वाली है एक समान। मैं यहां से इसको साफ करने वाला हूं इसको नहीं इनको। ठीक है इसके लिए छोड़ ले लें आप ठीक है अब देखो साहब अब देखो साहब समीकरण 8 व 11 से स्पष्ट है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों स्पष्ट है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों व अदीप्त फ्रिंजों क्या लिखा समीकरण 8 और 11 से स्पष्ट है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों व दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों। ठीक है अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी एक समान होती है अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी एक समान एक सेकंड एक समान होती है। ठीक है एक समान होती है पूर्ण विराम। ठीक है ये है साहब आपका पूरा मसाला। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है वही है बीटा बराबर लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर लेमड़ा है आपतित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य डी क्या है कैपिटल डी क्या है पर्दे और आयताकार गत्ते के बीच की दूरी स्मॉल डी क्या है दोनों स्लिट है जो दोनों प्रकाश स्रोत है जिनको क्रॉस संबंध बोलते हैं इनके बीच की दूरी। ये हर चीज ये हर बात आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूले में कौन सी क्या क्या है जी। ठीक है इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है पक्का 100%। ठीक है तो ये मेरे ख्याल से ये एकदम बड़े बताने की कोशिश की मैंने। ठीक है जी अब हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा निकल लेते हैं कोण या चौड़ाई का सूत्र वगैरह निकाल लेते हैं तो वो भी देखिए आप कुछ उसके बाद और कंडीशंस है वो देखिए आप। तो इसको मैं हटा देता हूं मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है।
अब देखो, यदि यंग के दूसरे प्रयोग में, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई डेल्टा थीटा हो, तो यहां से हम तो पता चलेगा ये कोणीय चौड़ाई आ रही डेल्टा थीटा हो, तो क्या लिखेंगे यहां पर, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई डेल्टा, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई थीटा ले लो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, ठीक है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई डेल्टा थीटा हो तो, ठीक है, हो तो डेल्टा थीटा बराबर हो तो डेल्टा थीटा बराबर क्या आएगा, डेल वाई अपॉन कैपिटल डी। अब सर ये आया कैसे, ऐसे समझो यहां पर मैं ये समकोण त्रिभुज है ओ और एस पी, यहां पर लगा दूंगा टेन थीटा, तो लंब बटे आधार, तो लंब तो आपका वाई और आधार क्या जी, ये कैपिटल डी है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ये तो है, देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे ये, अब थीटा मान लीजिए बहुत बहुत कम है, तो टेन थीटा ये थीटा के बराबर, तो ये थीटा में रख दो, तो यहां पर तो थीटा बराबर क्या आ गया, वाई अपॉन, मैं इधर डेल्टा लगा देता हूं, हो गया आपका डेल्टा थीटा बराबर, आगे समझ में, ठीक है जी। आप देखें, अब देखो हम जानते हैं कि ये डेल वाई कब आने वाला है, देखो ये डेल वाई कब आने वाला, डेल वाई, तो देखो चूंकि बीटा बराबर y2 माइनस y1 बराबर है डेल वाई, मतलब है दो क्रमागत लगातार, चाहे वो अदीप्त हो चाहे दीप्त हो, उनके बीच की जो दूरी वही तो होती है फ्रिंज चौड़ाई, और भाई डेल्टा वाई का मतलब तो ये तो होता है y2 माइनस y1, तो हम क्या करेंगे, जहां डेल वाई है वहां पर बीटा रख देंगे, अतः डेल्टा थीटा बराबर क्या आने वाला है, बीटा बटे कैपिटल टी, ये आगे साहब आपका, ठीक है। अब देखो चूंकि बीटा बराबर क्या होता है जी, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है ये, तो ये बीटा का मान यहां रख देते हैं, अतः ये आएगा डेल्टा थीटा बराबर क्या आने वाला है, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो रखेंगे बीटा वाला, और ये कैपिटल डी और है, और कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो डेल्टा थीटा बराबर क्या आ गया, लेमड़ा अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया साहब, क्या आ गया ये, तो ये आ गया साहब आपका बहुत सुंदर सुशील, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर देखो क्या है जी, ये आ गया आपका कोणीय चौड़ाई का सूत्र आ गया साहब, यहाँ पर समीकरण जैसे हमारे पास 11 रहते हैं, इसको समीकरण हमारे आप 12 लगा सकते हैं, आई बात समझ में। अब देखो ये किन किन राशि पर डिपेंडेंट है, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि जो फ्रिंजें बन रही है उनकी जो कोणीय चौड़ाई है वो आपके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी यानी S1 और S2 यानी दोनों प्रकाश जो स्लिट है, स्लिट बोलते हैं इनको, उनके बीच की दूरी के ये इस पर डिपेंडेंट करेगी। अब तरंगदैर्घ्य की तो समानुपाती होगी, यानी तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा कोणीय चौड़ाई भी उतनी ज्यादा, जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी कोणीय चौड़ाई भी ज्यादा है, ठीक है। और ये है स्मॉल डी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अगर हम ज्यादा रखेंगे तो ये डेल्टा थीटा कम हो जाएगा, ठीक है, और कम रखेंगे तो ज्यादा होते जाएगा। अब देखो जी यहाँ एक देखो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, थोड़ा सही भी लिख देते हैं, पहले तो इसका लिख देता हूँ, समीकरण 12 को निपटा देता हूँ पहले तो, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मान, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मान, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मान आयताकार गत्ते हुए पर्दे के का मान, आयताकार गत्ते व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कि दूरी पर आयताकार गत्ते हुए पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करता है,
ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र देखो, फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र, तो फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र है बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ क्या है जी, लैम्बडा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, फिर कैपिटल डी क्या है, आयताकार गत्ते और पर्दे के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे आयताकार गत्ते व पर्दे के बीच की दूरी, और डी क्या है, S1 और यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट S1 और यहां लिखेंगे स्लिट S1 व S2 के मध्य की दूरी। ये चीजें याद रखनी है एक अंदर, और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता देता ना, ई पर पक्को परीक्षा न्यूमेरिकल आया ना रखो, ठीक है, घूम फिर पर आगे किए व्यास के, ठीक है, ऐसा थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है जी। अब देखो साहब, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र है बेटा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये बेटा काय पर डिपेंडेंट करता है। हालांकि फॉर्मूले से लग रहा है ऐसा कि जैसे लैम्बडा के समानुपाती होगा, ये कैपिटल डी के समानुपाती होगा, और जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है उसकी भी ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होने वाला है, ठीक है। तो हम उसके एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप इसने सोच ले लें इसमें, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बताया आपको ऐसे, ठीक है, ये तो ऐसे बताया मैंने, ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये तो इसमें हटा देता हूं, ये लो, ठीक है, ये लो साहब आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो साहब, बिल्कुल एकदम परचट हो गया है। ओ 47 मिनट की क्लास बन चुकी है। हाँ जी, यहां लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, क्या लिखेंगे, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, ठीक है, ये बात फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। अब देखो साहब, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, तो क्या लिखेंगे, चूंकि बीटा बराबर क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर लैम्बडा तो क्या है, कैपिटल डी क्या है, ये सारी बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, यहां लैम्बडा बराबर क्या है जी, लैम्बडा है आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कैपिटल डी क्या है, आयताकार गत्ते व पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी क्या है, स्लिट S1 व S2 के मध्य की दूरी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई निम्न बातों पर निर्भर करती है, यह निम्न राशियों पर निर्भर करती है। तो देखो पहला क्या है जी, जैसे मान लीजिए हम बीटा डिपेंडेंट रहे मान लीजिए तरंगदैर्घ्य पर, तो देखिए, या फिर मान लीजिए स्मॉल डी के पर ये रखें, देखो यहां पे लिखेंगे ये डी, हाँ शॉर्टकट में करवा देते हैं फिर, और क्या ऐसे करवाते हैं, ऐसे पहला लेते हैं। तो देखो इसके समानुपाती डी के समानुपाती और स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहली लाइन हम लिख देते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या लिखेंगे,
फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान, प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी का मान, प्रकाश स्रोत, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा का मान आयताकार गत्ते, आयताकार गत्ते व पर्दे के बीच की दूरी के समानुपाती होती है। क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई का मान के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात बीटा समानुपाती कैपिटल डी। ठीक है, फिर है मतलब हम यूं कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आयताकार, जो ये आयताकार करता है और ये पर्दा आपका, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई की जो फ्रिंज चौड़ाई वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हम कम करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, वहां पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कम ज्यादा कैसे होने वाली। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर एक छोटा सा कट डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत आसान रहेगी। अब देखो, अब दूसरा है कि फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का मान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, अर्थात बीटा समानुपाती लेमड़ा, ये भी आने वाला आपका। अब अगला है पॉइंट नंबर 3 देखिए। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई का मान और क्या क्या किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, क्या लिखेंगे? फ्रिंज चौड़ाई का, फ्रिंज चौड़ाई मान दोनों स्लिटों S1 व S2 के बीच की, तो लाइन थोड़ी सी ऊपर चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। S1 व S2 के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात क्या आएगा? बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर मैं देखूं, यहां पे देखो फ्रिंज चौड़ाई, तो अगर लेमड़ा पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज्यादा है तो उसकी सबसे ज्यादा बनने वाली थोड़ी, और बैंगनी का सबसे कम है तो उसकी कम बनने वाली है। ठीक है जी, और यहां बात करें तो ये अगर बीच की दूरी वो हमने ये पर्दे पर दोष, ये तो बिंदु S लिया था, यहाँ पर S1 और ये S2, अगर इनके बीच की दूरी को आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होता जाएगा, और इनकी बीच की दूरी को ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे तो कम होगा, और कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। क्यों? अगर मान, इसका मान अगर आपने डाउन किया तो इसका मान अप हो जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये भी आई बात समझे। और देखो, अगर मान लीजिए अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मीडियम चेंज करते ही मामला बदल जाएगा जी आपका, क्योंकि लेमड़ा चेंज हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, क्योंकि प्रकाश देखो मीडियम चंद्र है, तो प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होने वाला है, और प्रकाश के अपवर्तन घटना में आपको तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है। केवल आवर्ती नहीं रहती है, सॉरी आवर्ती सेम रहती है, और तरंगदैर्घ्य आपका वेग वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर तरंगदैर्घ्य चेंज है तो इसका मतलब आपकी बीटा भी चेंज है। ठीक है जी, तो एक और लिख लेते हैं। अगर मैं यहां से अगर बात करूं, यहां से देखो,
अतः भाई यहाँ पर लाल रंग की जो फ्रिंज चौड़ाई है, लाल रंग के प्रकाश की जो फ्रिंज चौड़ाई वो सबसे अधिक होगी बैंगनी की। तो यहां से मेरे को मिला, अतः लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई, लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक चौड़ी, सबसे अधिक, वह बैंगनी की सबसे कम। ये लिख देते हैं, ठीक है। ये इसी का है ऊपर वाले का, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, ये क्या लिख दिया भाई, माफ कीजिएगा, यहां लिख देते हैं, ये तो जगह भी बड़ी काफी, यहां लिखेंगे। अतः है लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक व बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखें, तो देखो, मान लीजिए जब व्यतिकरण की घटना, पॉइंट नंबर 4 करते हैं, जब व्यतिकरण की घटना वायु के स्थान पर, व्यतिकरण की घटना या व्यतिकरण प्रयोग को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में किया जाता है। जब व्यतिकरण के प्रयोग को, जब व्यतिकरण के प्रयोग को वायु के स्थान पर, प्रयोग को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n है, किसी अन्य माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है, ठीक है, दोहराया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान जिसका अपवर्तनांक n है, जब व्यतिकरण के प्रयोग को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है में दोहराया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है साहब। दोहराया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो जाता है, दोहराया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो जाता है, ठीक है। अर्थात 1/, यहां पर मैं जिसका अपवर्तनांक n है, ठीक है ना, अर्थात 1/n गुना रह जाता है, अर्थात 1/n गुना रह जाता है, ठीक है ना। अतः है बीटा डैश बराबर रहेगा 1/n बीटा एयर लिख देते हैं यहां पर, बीटा एयर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्यों देखो यहां पर ऐसा होगा, क्योंकि लेमडा डैश क्या आएगा जी, लेमडा अपॉन n आने वाला है, क्योंकि आपका ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक स्वाभाविक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जो आपकी तरंग है वो बदल जाता है जी। और आप क्या कर रहे हैं, आप तो वायु से कोई अन्य दूसरा मीडियम ले रहे हैं जिसका अपवर्तनांक n है, मतलब सघन माध्यम ले रहे हैं इधर, तो वहां पर तो कम होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आप पढ़े हैं कि प्रकाश अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें आपको बताया है कि तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, तो तरंग दैर्घ्य बदल गया तो तरंग दैर्घ्य आपको डिपेंडेंट करता है इसकी समानुपाती है, तो ये कम तो बीटा भी कम, ठीक है। निर्वात में आपको पता है सबसे ज्यादा होने वाला है, तो उसे कोई, तो देख लीजिए ये इतना ही गुना, ये आ गया आपका फुल्ली फाइनल, ठीक है। तो ये हमने व्यतिकरण की घटना में जो हमारे को फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र प्राप्त है, ठीक है जी। हमने व्यतिकरण को लगभग मोटा लगभग पढ़ लिए, और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे तो कल हम अगली क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम अगली क्लास में पढ़ने वाले विवर्तन, क्या पढ़ने वाले जी, विवर्तन। कोई और छोटा बड़ा हो गया तो हम उसको बता देंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले विवर्तन, क्योंकि विवर्तन भी प्रकाश की तरंग प्रकृति का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से क्लास आपको अच्छा लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
ठीक है, और पूरी ध्यान से पढ़ें, सारे नोट्स वगैरह हैं आपको उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी जरूर लगाएं आप, ताकि आपको देखो कुछ लाइनें दाएं बाएं हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। मेन मोटो है, समझ में आना जरूरी है। समझ में नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, ठीक है जी। ये एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल एक नई क्लास के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।